हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। और इसमें हम ये 2 से 3 पार्ट में आपका हम कोशिश करेंगे, टोटल जो 4 पार्ट है उसमें कंप्लीट करने का। और आज हम पार्ट 1 न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूरा ये वीडियो देखेंगे। तो इसमें हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो इस साल के जो पेपर जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से, उसको भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सभी लिविंग थिंग्स को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे ज़िंदा रहने के लिए, लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। ये सारे फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं ये ज़रूरी क्यों हैं? तो ऑल द प्रोसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, कि ज़िंदा रखने के लिए जो भी परफॉर्म करना पड़ता है हमें सारे प्रोसेसेस, उन सभी प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस ज़रूरी क्यों है? एक तो लाइफ मेंटेनेंस के लिए, एक तो लाइफ सर्वाइवल के लिए, अलाइव के लिए, और बॉडी के मेंटेनेंस के। बॉडी मेंटेन नहीं होगी तो सर्वाइव करके भी आप क्या करोगे, वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो कि बॉडी मेंटेनेंस और ऑर्गेनिज्म को लाइव रखने के लिए ज़रूरी है वो कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टोटल 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं। पहला है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डिटेल में डाइजेशन की। डाइजेशन मीन्स आपका फूड का इंटेक करना और उसको ब्रेक डाउन करना और फिर उससे एनर्जी कैसे लेना है, उसका एब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन में होता है। रेस्पिरेशन में है कि डाइजेस्टेड फूड को जो है उसके साथ ऑक्सीजन को एडिशन करके फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना। सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि जो डाइजेशन होने के बाद जो फूड, डाइजेस्टेड फूड और रेस्पिरेशन कैसे हो पाता है, कैसे ऑक्सीजन या जो डाइजेस्टेड फूड है कैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। और लास्ट में हम देखेंगे एक्सक्रीशन, कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी से बाहर कैसे निकल रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। डाइजेशन जो है उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है और उस फूड को डाइजेस्ट करता है। ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एनिमल्स, तो इसमें अलग अलग तरीके के होता है। आपको पता है प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। तो इसीलिए इन दोनों का न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड। और एनिमल्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। वाई? बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और मेनली वो प्लांट पे या जो भी ऑटोट्रॉप्स है उन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। बहुत बार डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं, तो भी वो हेट्रोट्रॉप्स ही कहलाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो मान लो आपने प्लांट को डायरेक्ट खाया तो आप डायरेक्टली हो गए, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आप कंज्यूम कर रहे हो या कोई भी एनिमल ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम बात करते हैं टाइगर की, तो अब टाइगर जो है वो डायरेक्ट तो प्लांट को कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो क्या वो प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि टाइगर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? मान लो डियर पे, और डियर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। तो इनडायरेक्टली हम देखें तो टाइगर भी किस पे? प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से जो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। क्लियर? नाउ अब अगर हम आगे देखें ये दोनों जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, इनमें क्या मेन डिफरेंस है? तो ऑटोट्रॉप जो इस द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच और द प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो अपना खाना बनाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर, इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रिपेयर करते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल हो गए ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो एल्गे हैं ये भी करते हैं। ठीक है, तो एल्गे भी आपके ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, आपको ध्यान देना है। बहुत जगह अगर 2 पूछ लेते हैं तो ध्यान नहीं आता है, तो एल्गे और ग्रीन प्लांट्स ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। फिर है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो
द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर फूड, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे फॉर देयर सप्लाई ऑफ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जांपल हो गए एनिमल्स और फंजाई। नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोसेस के थ्रू द जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल हो गए आपके ग्रीन प्लांट्स और एल्गे। तो ये क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं हाई कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूल में, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या करते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे जो प्रोसेस है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये हालांकि आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जब सिंपल पार्ट से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है तो उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। और ये कौन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स या ग्रीन प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है एनाबॉलिक एक्टिविटी का फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इन विच ऑटोट्रॉप्स टेक CO2 वाटर एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, मीन्स उसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और होता कहाँ पे है, ये होता है आपका लीव्स में। क्यों होता है लीव्स में, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये पूरा इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो गैस निकल रही है वो है आपकी ऑक्सीजन और इनटेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ के साथ थोड़ा वाटर भी निकलता है, उसको बैलेंस आउट करोगे तो अलग रिएक्शन बन जाएगा। बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये ध्यान रखना, यहाँ 12 और यहाँ 6 हम यूज़ करते हैं। फिर ये बहुत बार पूछा जाता है आपके 2 मार्क्स में कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले सनलाइट, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। उसके अलावा क्लोरोफिल, ये कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है लीव्स के अंदर, जो कि एक पिगमेंट जो ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का वो इसी वजह से होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किसके थ्रू एंटर करता है, थ्रू स्टोमेटा। और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा लीफ के नीचे वाले पार्ट पे होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, बेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर जो है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे रूट्स के थ्रू टेकअप होते हैं सॉइल से और फिर स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं, जहां पर कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये होता है आपके लीव्स में, लीफ के अंदर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट में, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट की तरह काम करता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 इवेंट होते हैं। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स। तो इसमें मेन 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले लाइट की जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो भी लाइट एनर्जी है, किसकी लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू क्लोरोफिल। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड, अब जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका काम क्या होता है, तो उस लाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और साथ के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, वाटर को अगर वैसे तो स्प्लिट करेंगे हम एनर्जी देके तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन जो है उसका यूज़ होता है, वो ऐड हो जाता है। तो थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, दे आर द टाइनी पोर्स जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इसका 2-3 मेन फंक्शन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कि जो गैस का एक्सचेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का जो रिलीज़, ये किसके थ्रू होता है,
स्टोमेटा के थ्रू। इसके अलावा ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको लूज़ भी कर देता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अच्छा, स्टोमेटा से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है, आपका ध्यान से समझ लेना कि स्टोमेटल पोर जो है वो कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो जब भी आपका ये हम देखें, इस तरह का आपका ये गार्ड सेल होता है, अब इसके अंदर आपका ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं और कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं। ये आपका गार्ड सेल और यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल हैं ये ओपन कब होता है? जब पानी इनके अंदर भर जाता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं और स्वेल करने से स्टोमेटा की पोर जो है वो ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद इससे गैस का भी एक्सचेंज होता है और वाटर भी रिलीज़ हो जाता है। और जब इसमें से पानी निकल गया तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरह से स्टोमेटल पोर की क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वाटर पे डिपेंड करती है। वाटर अगर अंदर आएगा तो ये स्वेल करेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा तो ये श्रिंक कर जाएगा। तो ये गार्ड सेल इसको कंट्रोल करता है। और गार्ड सेल के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर इन करेगा तो ये स्वेल करेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। वाटर अगर बाहर निकल जाएगा तो ये श्रिंक करेगा और स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार आपका डायग्राम आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तीन तरीके के इसमें दिए हुए हैं आपके, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन किन्हें कहते हैं? द एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, कि पहले डायरेक्ट पूरा का पूरा फूड ले लिया जाता है और उसका ब्रेक डाउन किया जाता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उसको एग्जाम्पल है अमीबा और एनिमल्स में और हम ह्यूमंस में भी ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है कि वो पहले फूड का पूरा इंटेक किया जाता है, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे, लाइक फंजाई, ठीक है। और एक जो हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फंजाई बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो वो है आपका मशरूम। मशरूम भी एक ऐसा फंजाई है जो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपका पैरासिटिक। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? पैरासिटिक जो पैरासाइट्स हैं वो इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें होस्ट कहा जाता है, या तो उनके अंदर रहते हैं या आउटसाइड रहते हैं, और जो होस्ट है उसको न्यूट्रिशन से डिप्राइव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया केस्कटा, अमरबेल जिसे कहा जाता है, जो प्लांट्स के ऊपर आपने हरे हरे कलर का, येलोइश ग्रीन कलर के छोटे छोटे इस तरह के बेल देखी होंगी, उसको हम कहते हैं केस्कटा या अमरबेल। इसके अलावा ह्यूमंस में जो बालों में आपके जुएँ लग जाती है, टिक्स लग जाते हैं, अगर जानवरों पे आपने देखा होगा, तो ये सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स। ये उनको नुकसान किस तरह से पहुँचाते हैं? उनको किल नहीं करते, बट उनकी जो न्यूट्रिशन है उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो होस्ट जो है वो न्यूट्रिशन में डिप्राइव हो जाता है। तो ये था आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म जो कैसे ऑब्टेन करते हैं अपना फूड, तो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड में दो एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं, एक है अमीबा और एक पैरामीशियम। तो फूड जो है ये टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस, तो पूरे सरफेस में कहीं से भी टेकन अप कर लिया जाता है। अमीबा का अगर हम देखें तो अमीबा के केस में फूड कैसे, मान लो यहाँ फूड पार्टिकल है तो ये अपने जो बॉडी का साइज़ है वो बढ़ाता है और एक फॉल्स फीड, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडियम, ये इस तरह का जनरेट करता है और फूड के जो मॉलिक्यूल है, फूड के पार्टिकल्स है, उसको इंजेस्ट करता है और फिर उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। फिर डाइजेशन होने के बाद इसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फिर जो वेस्ट पार्टिकल है वो इजेस्ट कर देता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकालना, जिसे हम कहते हैं इजेशन। तो ये सारे प्रोसेस न्यूट्रिशन में होता है। तो ये आप ध्यान रख रहे हैं, न्यूट्रिशन में मेन 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहला इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर उसके बाद है आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, IDAE, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद डबल ए है एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है, IDAAE, ठीक है, IDAAE, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये
आपके 6 स्टेप होते हैं, सॉरी 5 स्टेप होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया अमीबा का न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायग्राम आ जाता है। फिर पैरामीशियम की अगर हम बात करें, इसमें भी यही 5 स्टेप होते हैं। तो इसमें लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो फूड है एक स्पेसिफिक स्पॉट से एंटर करता है, जो कि अगर आप पैरामीशियम का देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अगर यहाँ से फूड एंटर होना है, ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड एंटर होना है, तो अगर फूड पार्टिकल यहाँ पर है तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसको पुश करके यहाँ तक भेजता है और फिर इसके बॉडी के अंदर जाता है और फिर बाकी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वन, फिर एब्जॉर्प्शन की डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट कहलाता है एब्जॉर्प्शन, और एसिमिलेशन उसका यूसेज करना, उस जो फूड हमने डाइजेस्ट किया उसका यूटिलाइजेशन करना इज एसिमिलेशन, एंड लास्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका रिमूवल करना इज इजेशन। तो ये था आपका न्यूट्रिशन का बेसिक इंट्रो। अब ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आपकी छोटी छोटी वीडियोस में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे। तो ये है आपका न्यूट्रिशन का पार्ट 1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ये चलो इसी में हम कवर कर लेते हैं आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन मिक्स। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, 5-7 और मिनट, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये पार्ट 1 है आपका न्यूट्रिशन का। सेकेंड पार्ट में हम डिटेल में लेके आएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आए थे एग्ज़ाम में इस बार इस टॉपिक से, उसको हम डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट पार्ट भी इसके साथ ही जल्दी ही आ जाएगा, तो दोनों पार्ट आप एक साथ देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, एंड तैयारी अच्छे से करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस।